Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. So, my grade 9 students, from your supplementary reader book Moments, today we shall begin chapter 6. The title of this is Weathering Storm in Ersama. We are going to look at the introduction to the story and about the author first. Okay? So, Moments and chapter number 6. So to begin with, let's look at an introduction to the story, what the story is about. The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Ersama in Odisha state in the year 1999. So, dear students, ये एक ट्रू स्टोरी है, ठीक है, एक सच्चा हादसा जो हुआ था, एक साइक्लोन जो आया था ओडिशा स्टेट में 1999 में, ठीक है। एरसामा एक टाउन है जो कि कोस्टल एरिया में है। कोस्टल मीन्स नियर अ वेरी बिग और अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है। कोस्ट हम कहते हैं जो किनारा होता है, पानी से जो रेत का किनारा होता है ना मिला हुआ, उसे हम कोस्ट कहते हैं। सो एरसामा एक कोस्टल टाउन था उस पानी के किनारे पे, ठीक है, एंड ये ओडिशा स्टेट में है। अब 1999 में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान, एक स्टॉर्म, दैट इज तूफान, एक साइक्लोन हुआ था जिससे कि बहुत तबाही भी हुई थी। हम इस स्टोरी में ये देखेंगे कि क्या क्या हुआ था और कैसे वहां के लोगों ने अपने आप को हैंडल किया था, सपोर्ट किया था। A young boy Prashant faced the fury of the storm and reached his village. अब एक वहां पर लड़का था प्रशांत, ठीक है। फ्यूरी मीन्स लाइक, वैसे फ्यूरी का मतलब गुस्सा होता है, लेकिन जो स्टॉर्म होता है ना तूफान, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग तूफान था, इतनी तेज हवाएं थी, तेज पानी था। सो वो एक तरह से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्टॉर्म इतनी तूफानी थी, इतना गुस्सा था उस स्टॉर्म में, कि हम ये देखेंगे कि प्रशांत ने कैसे फेस किया और वो कैसे अपने गांव पहुंचता है। The details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspires us to have courage and a positive approach towards life. अब जो डिटेल्स हम देखेंगे इसमें कि किस तरह से प्रशांत ने बड़ी मेहनत से अपने गांव के लोगों को उस तबाही से, मतलब उस दुख से निकाला, ठीक है, उन्हें हिम्मत दी। इससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि चाहे कुछ भी बुरा हो जाए लाइफ में, कितना भी खराब हो जाए, कितना भी तबाह हो जाए सब कुछ, लेकिन हम फिर भी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन को और अच्छे से कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हम इस ऑथर के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हर्ष मंडेर, जो कि 17 अप्रैल 1955 को पैदा हुए थे। ही इज एन ऑथर, कॉलमनिस्ट, रिसर्चर, टीचर एंड सोशल एक्टिविस्ट who works with survivors of mass violence and hunger, as well as homeless persons and street children. So हर्ष मंडेर जो है, ठीक है, पैदा हुए हैं, अभी जिंदा ही हैं ये, एंड ये बहुत ही एक एक्टिव इंसान है जो कि ऑथर है, रिसर्चर है, टीचर है एंड सोशल वर्क बहुत करते हैं, खास तौर से वहां पर जहां पर बहुत तबाही हुई भी होती है, वायलेंस होता है, वहां पर भूखे लोग होते हैं, जिनके घर नहीं होते, बच्चे होते हैं जो सड़कों पे फिरते हैं, उन लोगों की बहुत मदद करते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज स्पेशल कमिश्नर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द राइट टू फूड कैंपेन एंड वॉज अ मेंबर ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक कमिश्नर थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें राइट टू फूड कैंपेन, मतलब कि हर व्यक्ति को खाने का हक मिलना चाहिए, वो गरीब हो, वो सड़कों पे हो, कोई भी हो, उसे हक है और उसे खाना मिलना चाहिए। सो ये एक कैंपेन था जिसमें ये एक स्पेशल कमिश्नर के पोस्ट पे थे। साथ में ही ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके एक मेंबर थे। हर्ष मंडेर ने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं अपनी इस नोबल काम से। देखिए, ये लोग जो अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं ऐसी तूफानी सिचुएशंस में, ऐसे साइक्लोन में, इन लोगों की बहुत, इनके पास घर नहीं होता, जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग कभी नहीं मिलते हैं, उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो इन लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जो आपको सड़कों पे दिखते हैं छोटे बच्चे भीख मांगते हो, कोशिश किया करो कि उनकी मदद करो, ठीक है। ऊपर वाला हमें इसके लिए सब कुछ, हमें अच्छा ही मिलेगा, हमारे साथ बुरा नहीं होगा हम अगर किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट अस लुक कि एरसामा क्या है, कहाँ है।
एरसामा तहसील है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर की। इसको हम जगत सिंहपुर भी कहते हैं, ठीक है, एंड ये उड़ीसा स्टेट में है। ओडिशा, ठीक है, अर्लियर इसका नाम था ओडिशा, 1999 में इसका नाम बदला गया एंड बिकम्स ओडिशा। नाउ अबाउट एरसामा। एरसामा इज अ टाउन दैट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 2317 पीपल। 2317 कुल लोग हैं इस टाउन में एंड 527 घर हैं एरसामा विलेज में। पारादीप इज नियरेस्ट टाउन टू एरसामा विच इज अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स अवे। सो सबसे करीब जो इसके टाउन पड़ता है वो है पारादीप, जो कि 50 किलोमीटर की ही दूरी पे है। ओके, so now we have seen an introduction about the story, we have seen about the author, and we have seen about Ersama. Now let us begin the story, Weathering Storm in Ersama. Okay, so chapter number 6, Weathering the Storm in Ersama. Now let's read first the prologue. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? So, cyclone जो था ओडिशा में अक्टूबर 1999 में आया था, जिसमें हजारों लोग मर गए थे, ठीक है, एंड बहुत सी 100-200 बहुत से गांव थे जो उजड़ चुके थे, जो पानी में बह गए थे। 2 बड़ी भयंकर रातों तक प्रशांत नाम का एक जवान लड़का, ठीक है, एक्चुअली वो अपनी टीनेज में ही था। टीनेज जो होती है वो है 13 से 19 की एज। सो 2 रातों तक तो वो एक घर की छत पे महरूम रहा, वहीं फंसा रहा। लेकिन तीसरे दिन वो अपने गांव के लिए निकलता है, तो क्या उसे उसकी फैमिली मिलती है, ये हम आगे स्टोरी में देखेंगे। ओके, so let's begin now with the story. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. So, ये दिन था 27 अक्टूबर 1999। इसकी मदर की डेथ को 7 साल हो चुके थे। सो प्रशांत जाता है हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा, एक छोटा सा टाउन होता है कोस्टल ओडिशा में, मतलब कि जो पानी के पास था बिल्कुल। ये था लगभग इसके गांव से 18 किलोमीटर, और ये वहां गया था अपने एक दोस्त के साथ दिन गुजारने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. So, शाम के टाइम एक बड़ा ही डार्क menacing storm, menacing means खतरनाक, तूफान सडनली दिखने लगा। दिखने का मतलब यह है कि तेज हवाएं चलने लगी, और ऐसा लग रहा था कि उन हवाओं में गुस्सा था। प्रशांत ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Heavy rain, incessant means non-stop, जो लगातार बहुत तेज बारिश होती रही। सडनली अंधेरे में ये बारिश की ही आवाज आ रही थी और कुछ नहीं। Ancient trees, मतलब कि जो बहुत पुराने पेड़ थे, ठीक है, Ancient trees uprooted and crashed to the earth. uprooted का मतलब होता है जड़ से उखड़ना। सो इतनी तेज हवाएं थी कि जो इतने पुराने पेड़ थे, मजबूत पेड़ थे, वो सब जड़ों से उखड़ के एंड जमीन पे गिर गए। क्रैश मीन्स जोर से गिरना। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. हवा में सिर्फ शोर था, चीखे चिल्लाने का। लोग परेशान थे, उनके घर पानी में बहने लगे। The angry waters swirled into his friend's house, neck deep. जो पानी था बारिश का, वो इतनी तेजी से उसके घर में भरने लगा, उनकी गर्दनों तक पानी भर चुका था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. खैर उसका जो घर था दोस्त का, वो ईंटों का बना हुआ था एंड वो इतना मजबूत था कि जो तबाही हो रही थी वो उससे बच गया। जो हवा की स्पीड थी, तेजी थी, वो 350 किलोमीटर पर आवर हो रही थी।
But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. अब डर तो लग रहा था उसके घर वालों को, क्योंकि जो पेड़ थे जो उखड़ चुके थे वो उनके घरों पे गिर रहे थे, ठीक है, एंड किसी वक्त रात के टाइम उनकी छत पे भी गिरे, उनकी दीवारें भी गिरा दी थी. The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. ये जो तबाही थी इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे पागल थी हवाएं, पागल मतलब हवाएं जैसे पागल हो गई थी, चले ही जा रही थी तेज हवाएं नॉन स्टॉप. ये नहीं देख रही थी कि क्या उखाड़ रहे हैं, क्या घर तोड़ रहे हैं, तेज पानी में घर बहते जा रहे हैं, ठीक है. सो ये लगभग 36 घंटों तक कंटिन्यूसली चलता रहा. ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह जो तेज हवाएं थी वो थोड़ी धीरे हो चुकी थी. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. अब उनके घर में पानी भर चुका था, ठीक है, इसलिए प्रशांत और उसका दोस्त और उसकी फैमिली घर पे जाके अपना बचाव करते हैं, मतलब घर की छत पे बैठते हैं. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत को ये जो शॉक था ना, जैसे हमें एक सडनली एक शॉक लगता है, कोई चीज़ देखकर एकदम हैरत होती है, सो ये जो उसका एक्सपीरियंस था पहली बार ऐसी इतनी तबाही देखकर, एक सुपर साइक्लोन की सुबह की मॉर्निंग लाइट में ये देखकर उसे वो मतलब वो भुला नहीं पा रहा था, और उसने यही था कि वो कभी भूल भी नहीं पाएगा ऐसी इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म देखकर. ए रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर covered everything as far as the eye could see. चारों तरफ जहां तक नजर आ रहा था ब्राउन शीट ऑफ वाटर. अब देखिए पानी तो सफेद होता है, लेकिन जब वो इतनी तेज बारिशें हुई हैं, पानी के साथ मिट्टी बह रही है, घर बह रहे हैं, तो चारों तरफ कीचड़ ही था, इसलिए हम उसे एक ब्राउन कलर का कह रहे हैं, ठीक है. जहां तक दिखता सिर्फ यही दिखता, कीचड़ ही कीचड़ दिखता सारे में. Only fractured cement houses still stood in a few places. जो घर पक्के बने हुए थे सिर्फ वही कहीं कहीं दिख रहे थे, लेकिन वो फ्रैक्चर्ड थे. फ्रैक्चर जैसे हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है ना, टूट जाती है, इसी तरह से वो जो घर थे कहीं से छत उड़ गई, कहीं से दीवार में क्रैक आ गई, सो इस तरह से वो घर एक दो कहीं कहीं खड़े दिख रहे थे. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स की उसे हम कहते हैं कैकस, और जो ह्यूमन की डेड बॉडी होती है उसे कहते हैं कॉप्स, ठीक है. सो हर जगह एनिमल्स की डेड बॉडीज एंड ह्यूमन की डेड बॉडीज तैर रही थी पानी में चारों तरफ. ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. चारों तरफ देखने में जो पुराने स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े पेड़ थे वो भी उखड़े पड़े हुए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. अब देखें वो साउथ का एरिया है, वहां पर नारियल बहुत होता है, सो नारियल के पेड़ थे, 2 पेड़ जो कि इनकी छत पे गिर गए थे. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. डिस्गाइज मतलब होता है भेस, ठीक है. सो इनके हिसाब से वो जो पेड़ गिरे थे ना इनके घर पे कोकोनट के, ये ऊपर वाले की तरफ से एक आशीर्वाद था, ठीक है, मतलब आशीर्वाद के रूप में था, क्योंकि tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. वो जो कच्चे नरम नारियल थे उन पेड़ों पे, उन्हीं से उनको खाना मिल रहा था, वो वही खा रहे थे, ठीक है, इसलिए उन्हें भूखमरी नहीं लगी थी. सो इसलिए वो सोचते हैं कि ये आशीर्वाद था, ऊपर वाले ने इस भेस में ये पेड़ इनके छत पे गिराए थे. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक huddled means आसपास बिल्कुल दुबक के बैठना. सो प्रशांत अपने दोस्त और उसकी फैमिली के साथ खुली छत पे ही बैठे रहे 2 दिनों तक. They froze in the cold and incessant rain. फ्रोज होता है फ्रीज का सेकेंड फॉर्म जो कि है जमना. अब ठंड हो रही थी, सो वो बिल्कुल जैसे जम गए थे उस ठंड में, और नॉन स्टॉप रेन में, जो बारिश रुक ही नहीं रही थी. The rain water washed away Prashant's tears. प्रशांत की आंखों में आंसू थे जो बारिश के पानी से धुल गए.
The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? उसके दिमाग में एक ही सोच आती रही बार बार उसके मन में कि क्या उसकी जो फैमिली थी वहां गांव में, क्या वो बच सके सुपर साइक्लोन से, क्या वो थे नहीं थे, क्या वो दोबारा अनाथ हो जाएगा। ठीक है, याद है हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में कहा था कि 7 साल पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी। सो अगर उसकी अब भी फैमिली जो बची थी अगर वो भी इस सुपर साइक्लोन में बह गई या खो गई या होगी तो क्या वो दोबारा अनाथ हो जाएगा, क्या दोबारा उससे सब बिछड़ जाएंगे। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत को 2 साल लगने लगे थे, इतना लंबा समय लगा उसको, बारिश रुक गई थी। सीस्ट मीन्स रुकना, या ठीक है, सीस्ट रुक गई थी और जो पानी था धीरे धीरे मतलब बह के चला जाता है, एक जगह पे नहीं रुकता है ना, पानी बहता रहता है। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत ने फैसला कर लिया था कि वो अब फौरन निकलना है उसे बिना देरी के अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। लेकिन जो हालात थे उस टाइम अभी भी काफी खतरनाक थे और उसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी उससे काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेहतर है अभी रुक जाए, उसे सलाह दे रहे थे। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। पर प्रशांत को इतना डिटर्मिन हो चुका था, वो पक्का कर चुका था कि अब तो उसको जाना ही है, क्योंकि उसे फिक्र थी कि उसकी फैमिली है या नहीं है। ओके, सो टिल हियर वी स्टॉप। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।